स्वागत है एक बार फिर से आपका और आज हम बातचीत करें एलआरएस के बारे में। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग उद्वेलित हैं। उनको लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं क्योंकि उसमें जो दो बड़े बदलाव किए गए, क्रेडिट कार्ड को भी उस लिमिट में रखा गया और साथ ही टीसीएस 20% लगा दिया गया है। सुनील बादला सर और कोहली जी, दोनों लोगों से मेरा एक ही सवाल है। पहले बादला जी आप बताइए, मान लीजिए 2.5 लाख वाली लिमिट कोई आदमी ब्रीच कर देता है, उसने $3 लाख खर्च कर दिए, तो ये 50,000 जो एक्स्ट्रा हुआ इसके लिए क्या उसको कोई पेनल्टी लगेगी? उसके ऊपर क्या होगा उसके लिए? नहीं, देखो, सबसे पहले तो पेनल्टी फेमा में लगेगी क्योंकि लगेगी अंडर फेमा हाँ। आपकी लिमिट $2,50,000 है। हाँ। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मतलब जो बैंक्स के जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं हाँ। तो ये ट्रैक करना पड़ता है कि भाई आपने जो भी रेमिटेंस किया वो $2,50,000 से ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि हर समय ये पॉसिबल नहीं होता है, तो कभी कभी वो मतलब ज्यादातर करके हमसे डिक्लेरेशन भी लेते हैं कि भाई आपने मतलब जो ये $2,50,000 की लिमिट है वो है ना ब्रीच नहीं की है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपने $2,50,000 की लिमिट ब्रीच की, तो सबसे पहले तो आपने फेमा का भी वायलेशन कर दिया है क्योंकि वहां पे आपको अलाउड नहीं है $2,50,000 से ज्यादा खर्च करने का। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब चूंकि टीसीएस है और सपोज मान लीजिए आपने ना $4 लाख खर्च कर दिए, तो टीसीएस तो है ना मतलब 20% लग जाएगा, उसमें $80,000 आ जाएगा। तो वो टीसीएस $80,000 दिखेंगे तो उससे उनको ये भी पता चल जाएगा कि आपने फेमा की ये ना लिमिट जो है वो ब्रीच कर दी। तो हो सकता है कि कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गवर्नमेंट के बीच में, तो आरबीआई को भी पता चल जाए कि भाई आपने $2.5 लाख की लिमिट है ना मतलब ब्रीच कर दी। तो ये मतलब एक और चीज है से मतलब बोथ फेमा और इनकम टैक्स दोनों का अलाइनमेंट मतलब हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और पेनल्टी लगेगी फेमा के तहत? फेमा के तहत पेनल्टी लगेगी, और अगर आपने सपोज ब्रीच कर दी तो भी टीसीएस तो आपको बड़े हुए अमाउंट पे मतलब हाँ, टीसीएस तो लगेगा, वो तो उसमें तो मतलब आप गिवन है, मान के चलिए। तो अगर समझिए आपका टीसीएस अगर $50,000 से ज्यादा है तो मतलब ये एविडेंट है, मतलब ये मतलब एकदम मान के चलिए। हाँ, यही तो समस्या है कोहली सर। भाई आप एक बार में नहीं खर्च करते, हर आदमी एक साथ तो खर्च नहीं करता है, वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर आ रहा जा रहा कर रहा। उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 2 लाख हो गया है, 50,000 जा चुका है, टीसीएस में तो 2.5 हो गया है, तो एक तो हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, चेक। दूसरा, क्या इस पे ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि भाई चूंकि उसमें 50,000 आपने टीसीएस ही जोड़ दिए तो पेनल्टी तो ना लगाए कम से कम? मुझे लगता है नीरज, थोड़ा मेरा सुनील जी ने जो बात कही उससे मत फर्क है। मुझे लग रहा है क्योंकि जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी ट्रैक रखती है आपकी कितनी लिमिट है। मान लीजिए आपको किसी कार्ड पे 5 लाख लिमिट है, आप 5 लाख 1 रुपया जैसे ही खर्च करते हैं तो कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। मुझे लग रहा है कुछ इसी प्रकार का सिस्टम, और या आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा एक लेजर हर किसी का रखना जो कि आधार या पैन से लिंक्ड हो, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जहां हर व्यक्ति का पता लग जाए कि उसने जैसे वो 2.5 लाख की लिमिट ब्रीच करेगा वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएगा। मुझे जहां तक लग रहा है पेनल्टी लगने की बात तो तब तक है जब तक सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है या उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है इस चीज को ट्रैक करने के लिए, तभी तक है। उसके बाद शरद जी क्या ऐसा सिस्टम अभी है हम लोगों? क्या मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड हैं, एक कार्ड वाला तो लगा देगा रोक के आप नहीं कर सकते आप, लेकिन 4 हैं तो मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि वो एक सेंट्रलाइज लेजर होगा, एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म होगा जिसके अंतर्गत आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। और एक चीज नीरज जो हम भूल रहे हैं यहाँ पर, बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं सारे डिस्कशन में, कि ये जो टीसीएस लगा है ये 7 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे लगा है। यानी कि आप पहले, क्योंकि जब ये लगा था तो उस समय डॉलर 70 रुपए का था, तो 70 रुपए का था तो $10,000 एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया गया था। तो 7 लाख रुपए से ऊपर अगर आप करते हैं तब ये टीसीएस लगता है। तो ये 7 लाख रुपए की ये भी एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक समझ लीजिए आप, ये भी ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे जो लोग 1 लाख 2 लाख खर्च कर रहे हैं, 3 लाख 4 लाख कर रहे हैं, उनके लिए टीसीएस नहीं, टीसीएस के लिमिट 7 लाख रुपए से ऊपर के बैंकों को भी ये निर्देश दिया गया है कि 7 लाख रुपए से ऊपर का आप जब ट्रांजैक्शन हो तब आप टीसीएस। तो मुझे लग रहा है ये भी सरकार को उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा कि 7 लाख रुपए तक है तो आप कुछ नहीं लगाएंगे, जैसे ही 7 लाख आप क्रॉस करते हैं
उसके बाद परसेंट सॉरी उसके बाद आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसके लिए एक आईटी और बहुत आजकल के युग में बहुत मुश्किल नहीं है एक लेजर बनाना, हर व्यक्ति के लिए पैन से लिंक करके या आधार से लिंक करके, आपके पासपोर्ट नंबर से लिंक करके, कि हम उसको ट्रैक कर सके कि हर व्यक्ति अब कितना खर्च कर चुका है। वो इतनी बड़ी नीरज मुझे समस्या नहीं नजर आती है गोइंग फॉरवर्ड। अब जब ये आ ही गया है प्रोविजन, तो मुझे पूरी उम्मीद है इसकी भी तैयारी की जा रही है और क्रेडिट कार्ड कंपनी से और आरबीआई के साथ मिलके कि इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। पर मेन बात यह है कि ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, अभी तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या गोल अचीव होने वाला है, ये असली सवाल है। ये तो असली सवाल है। बिल्कुल, क्या टैक्स इवेजन, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो हम दूसरे तरीके का ब्लैक मनी जो है, जो कि कैश नहीं, जो कि बैंकिंग चैनल्स में घूमता है पर वो टैक्स के नेट में नहीं आ पाता है, उस ब्लैक मनी को ट्रैक करने का यहाँ पर इंटेंशन है। और दूसरा ये $2.5 लाख ब्रीच होने का इंटेंशन है। 2 इंटेंशन मुझे यहाँ नजर आती है। लक्ष्मण, आप चूंकि सरकार की तरफ से भी बोल रहे थे, तो इस पे आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं ये सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा था। सरकार ने जो कहा वो आपके सामने रख रहा था मैं। लेकिन जो कोहली साहब कह रहे थे, तो मेरा कहना है कि जो टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप सहारा लेकर के इस 2.5 लाख की सीमा पर नजर रखें कि इस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर लिया, उस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर लिया, यहाँ ना कर ले, वहाँ ना कर ले, उसी AI के सहारे आप आसानी से पता लगा सकते थे कि ये कहाँ पैसा किस क्रेडिट कार्ड से कहाँ भेज रहे हैं, कैसे रोका जाए। आपको इस तरह से TCS लगाने का 20% और ये लिमिट लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के जमाने में इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो मेरा अपना मानना है कि लक्ष्य क्या था वो तो तय है, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए 80 के दशक वाला तरीका अपनाया गया है, जो टैक्स कलेक्शन का तरीका होता था। ये नए जमाने की तकनीक यहाँ पर नहीं अपनाया गया। नए जमाने की तकनीक अपनाते तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी दिक्कतें नहीं होती है। जो अलग अलग इंडस्ट्री आज की तारीख में आपत्ति उठा रही है, आपत्ति नहीं उठती है, उनका मकसद भी पूरा हो जाता है। तो वो जो साइड नहीं पलटी, वो कोहली जी ने शुरू में कहा था ना कि मच्छर मारने के लिए तलवार यूज हो रही है। कक्कड़ साहब, एक चीज मुझे बताइए, जो कंप्लायंस का बर्डन है उसकी किसी ने नजर उसके ऊपर नहीं रखी है, क्योंकि कंप्लायंस का बर्डन बहुत बैंक नहीं। के ऊपर। कक्कड़ साहब एक मिनट सर, मेरा सवाल इसमें है, देखिए अगर अल्ट्रा HNI इस कैटेगरी में आते हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो जिस विषय पे हम विचार कर रहे हैं, इसमें कोई गरीब आदमी या कोई मिडिल क्लास तो आता ही नहीं है हुआ। अल्ट्रा HNI को भी ट्रैक करने के लिए आपको इतने उपाय जतन करने पड़ रहे हैं AI के ज़माने में, तो फिर ये उद्देश्य कुछ और लगता है मुझे। मेरा ये सवाल एक अक्कड़ जी आपसे ये है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैं अपने एक ट्रेवल एजेंट के पास जाऊं और मुझसे कहूं कि मुझे तो यार बाहर जाना है, खर्चा कर दो आप, ये TCS भी आप भर दो। सरकार ये थोड़ी कहेगी कि कक्कड़ जी के कार्ड पे आप क्यों चले गए, मैं जाऊंगा, कक्कड़ जी मेरा खर्चा उठाएंगे और मैं कक्कड़ जी को कैश में पे कर दूं। ऐसा संभव है क्या? देखिए, ये वैसे तो जितने लोग ये रूल्स बनाने वाले हैं, उतने ही लोग उनको तोड़ने के लिए नए नए स्कीम इजाद करते हैं। हाँ। तो वो तो एक ऑनगोइंग बैटल रहता है। मगर देखने की बात यह है कि देखिए, क्रेडिट कार्ड एक लास्ट रिजॉर्ट होता था कि अगर सपोज मेरा फॉरेक्स कार्ड नहीं चला, सपोज मेरा कहीं और से कुछ वो नहीं हुआ या किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरा क्रेडिट कार्ड लास्ट रिजॉर्ट होता था। अब उसके ऊपर भी आप इतनी सब पाबंदी लगाएंगे और इतना सब उसके ऊपर चले नहीं चले, फिर वो बाद में, तो ये जो आदमी बाहर, मुल्क से बाहर कहीं बेचारा परेशानी में है और उसके लिए आप इतनी ये चीजें कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं कक्कड़ सर, अश्विनी जी, जो मैंने सवाल पूछा, ऐसा पता नहीं होता कि नहीं होता, मुझे नहीं, तो अंदाज से पूछ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। तो इस पे चेक लगेगा, क्योंकि अब एजेंट कहेगा भैया 20% तो मैं नहीं भरूंगा, 5% तक तो चलता था, अभी 20% बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये कह सकता है वो? हाँ, देखिए, और इसके अलावा अभी देखिए, जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था, आज की तारीख में एयरलाइन सब हमसे रुपयों में पैसा लेते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके अपने कंट्री में लेके जाते हैं ना। और कई तो वो भी, मतलब कल को उसके ऊपर भी आप लगा देंगे, और वो भी आने ही वाला है अगर ऐसा जैसा माहौल नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि कई ऐसे कंट्री है, स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जहां पे ना वो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं
और ना ही फॉरेक्स कार्ड्स वहाँ मोस्टली चलते ही नहीं है। तो वहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलते हैं ज्यादा। 90% हर एक दुकान में, इसमें कहीं भी जाइए, ट्रेन टिकट लीजिए, कुछ भी कीजिए। अब इस सब में जो बेचारा कस्टमर वहां पे बाहर किसी मुल्क में फंसा हुआ है, उसके लिए बहुत ज्यादा। कोहली सर, जो आप कह रहे थे कि प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसा घूमता रहता, वही इसी तरह से घूमता है क्या, जिसपे इस रूल के जरिए चेक लगेगा? देखिए, पैसा इस तरीके से नहीं घूमता है नीरज। देखिए, आपको समझने वाली बात यह है कि जब पैसा बाहर, जो हम रुपी रूबल की जो हम बात कर रहे थे, जहां पर आजकल स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोले जा रहे हैं, उस जमाने में हम देखिए, हम टारगेट क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने की बात कर रहे हैं। जो बात लक्ष्मण कर रहे थी, मैं उसको दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा कि आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर रहे हैं तो आप 20% टैक्स कलेक्ट करके क्यों करते हैं? ये तो आप 1% करके भी कर सकते थे, क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन आपके रेडार में आ गया तो टैक्स तो उस पर वसूला ही जाएगा। एक दफे वो आ गया तो नोटिस भेज के आप अगर नहीं दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस पर 20% की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1% भी अगर आप लगाएंगे नीरज, तो आपको तो ट्रांजैक्शन रेडार में लाना है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, तो आप मेरी बात समझ नहीं रहे शरद कोहली सर। ये 20% लगाने का मकसद ही कुछ और है। 1% में जब मैं ट्रैक कर सकता हूं तो मैं 20% क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि कुछ और शायद है लूप होल, जिसको हमको शायद नहीं पता होगा, जिसको रोकने के लिए इतना हैवी डाला जा रहा है। सुनील बागला सर, कुछ और है क्या, या और कोई क्वेरी आपके पास आई हो जिसको आप एड्रेस करना चाहें? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ ये सब हमारा सबका गेस वर्क है। सिर्फ यही सोच सकते हैं कि अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस करता है या फॉरेन विजिट करता है और क्रेडिट कार्ड से फॉरेन करेंसी में खर्चा करता है, तो उसका इनकम प्रोफाइल भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो मॉडरेट टैक्स रेट अगर हम देखें तो 20% तक होना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट की सोच है, और इसके लिए उन्होंने टीसीएस 20% कर दिया है। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट सही है या गलत है, आपके क्वेश्चन का मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि इसके पीछे 20% के पीछे सोच क्या हो सकती है। तो सोच एक ही हो सकती है कि जो आदमी फॉरेन करेंसी में खर्चा करता है, जो आदमी फॉरेन में ट्रेवल करता है, तो उसकी इनकम इतनी तो होनी चाहिए कि उस पर 20% का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो सकता है, और इसकी वजह से 20% ये किया है। तो बात आपकी सही है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन ट्रैक करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक अप्रोप्रिएट टैक्स जो हमें लगाना चाहिए टैक्स पेयर के ऊपर, वो हम एडवांस में कलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली लक्ष्मण, आपने पढ़ा होगा जो क्लैरिफिकेशन, उसमें पहली लाइन में यही दिया गया है कि जो नेट टैक्स रजीम है उसमें 20% तो मान के चल रहे हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए आप नेट में आए तो उतना तो हम आपसे ले ही सकते हैं, है ना लक्ष्मण जी? उद्देश्य यही है। उद्देश्य यही है। लेकिन देखिए 20% आप लीजिए, 20% ऐसे लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कई हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो HNI हैं या बड़े आमदनी वाले लोग हैं वही इस कैटेगरी में आते हैं, वहां तक भी ठीक है, आप उनसे लीजिए। आपने कहा कि शरद कोहली साहब को लेके जाएंगे, हो सकता है ऐसे HNI अपने टैक्स एक्सपर्ट रखते हो, वो उनको गाइड करेंगे कि आपको ये करना वो नहीं करना। डर इस बात का है कि इस प्रावधान की वजह से जो मध्यम क्लास, मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग भी जाते हैं, मिडिल क्लास लोग भी खर्च करते हैं, वो विदेश जाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ HNI कैटेगरी करा, मिडिल क्लास के लोग के बच्चे भी पढ़ते हैं बाहर, वो भी कई बार इलाज करने जाते हैं। तो उन लोगों को इस नियम की वजह से गैर जरूरी तरीके से हैरेस होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, ये इस बात का डर है। और कोई ठीक नहीं, जो बड़े लोग हैं, जो उनके पास बहुत सारे उपाय हैं, उनको 20% लगाइए। लेकिन ये जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के तहत हो सकता है कि जरूरतमंद लोग और मध्यम वर्ग के लोग भी कहीं परेशान ना हो जाए। जी कोहली सर, आपको जोड़ना चाहे, आप अल्ट्रा HNI है क्या सर? आप कह रहे हैं HNI नहीं हूं मैं यही जोड़ना चाह रहा था नीरज के जो HNIs हैं, उनको सरकार का ये मानना है भाई उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी $2 लाख खर्च कर रहा है वो $2,40,000 भी खर्च कर लेगा। वो लोग थोड़े इम्यून रहते हैं इतने टैक्स से, और कल को वो टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। तो टैक्स एक्चुअली पे नहीं हो रहा है, टैक्स सिर्फ एड हॉक कलेक्शन हो रही है। मुझे लग रहा है कि TCS की फुल फॉर्म है, हमने सारे में बात कर ली, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स। नीरज, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि सारे को लाके ये टैक्स कॉम्प्लिकेटेड एट सोर्स हो रहा है।
टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा अमाउंट लेके भी ट्रांजैक्शन को रेडार लाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि ये ट्रांजैक्शन उसकी इनकम प्रोफाइल से मैच नहीं करता है, तो वो तो पहले से ही टैक्स नेट में है। मेरे लिए मुझे एआई की भी जरूरत नहीं है। सर मैं यही तो मैं कह रहा हूं, इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं रहा मुझे कि जो आदमी पहले से टैक्स नेट में है, मैं मान ही नहीं सकता कि अल्ट्रा चेन्नई टैक्स नेट से बाहर हो, वो टैक्स पे कर रहा है, उससे आप 1% लीजिए, 20% लीजिए, जब आपको वापस कर ही देना है तो फिर क्या चीज है आप जिसको पकड़ना चाहते हैं? कुछ या तो और है जो आप हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। वो जवाब तो आपको सरकार देगी ना नीरज, ये जवाब तो सरकार देगी। जिन्होंने ये प्रोविजन बनाया है, उनसे वो जवाब लीजिए। आप ऐसे लोगों से जवाब ले रहे हैं जो कि आपके बिल्कुल साथ होके चल रहे हैं। टैक्स कॉम्प्लिकेटेड वाला आपने एक नया नाम बताया। जब मैं इस शो की प्लानिंग कर रहा था तो ये एलआरएस स्कीम सुना, मैंने सोचा लक्ष्मण राय की कोई स्कीम है। अभी बहुत खबरें लाते रहते तो मैंने कहा पता नहीं लक्ष्मण राय कोई स्कीम लेके चले आए क्या। बाद में पता लगा नहीं, ये दूसरी एक नई स्कीम है। तो हमने कहा इस पर बातचीत की है। बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो इस शो के ज़रिए सॉल्व करने की हमने कोशिश की, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं कि इसका मकसद क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया महसा जी।